एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज साइंस के कुछ क्वेश्चन जो क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक विषय साइंस से लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन, स्तनधारियों मतलब मनुष्य, मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन देखिए, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा। ठीक है, तो मनुष्य जो श्वसन करते हैं किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ों द्वारा करते हैं। और मछलियाँ किसके द्वारा करती हैं? क्रोम के या गिल के द्वारा करती हैं। श्वसन करने के लिए एक श्वास नली होती है जिसमें हवा क्या करता है, अंदर जाता है। लेकिन श्वसन क्वेश्चन में पूछा है श्वसन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा। और विभिन्न प्रकार के ऐसे जंतु होते हैं जो त्वचा द्वारा भी श्वसन करते हैं, जैसे कौन? केचुआ या मेढक। मेढक क्या होता है? उभयचर होता है, वह पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। जब वह पानी में रहता है तब श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा करता है। और जब वह जमीन पर रहता है तब वह श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़ों द्वारा करता है। इसीलिए मेढक को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फेफड़ों द्वारा। ठीक है, क्लोम को गिल कहते हैं, क्लोम को गिल कहते हैं, गिल, जिससे मछलियां क्या करती हैं? सांस लेती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपका ग्लूकोज का अपघटन होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? किसमें टूट जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा, प्लस ऊर्जा निकालेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तब किस में टूटेगा? किस में टूटेगा? एल्थिल एल्कोहल C2H5OH प्लस जल। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूट जाएगा? एथिल एल्कोहल और जल में टूट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, ग्लूकोज को आप तोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प नहीं टूटता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन करता है? देखिए हमारी श्वास नली, जब हम भोजन खाते हैं तो दो नलियां पाई जाती हैं, एक के पाया जाता है सांस नली और एक पाया जाता है भोजन नली। ठीक है, जब क्या खाना है और किस में जाना है वह उसके नली के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। जब हम भोजन निगलते हैं मतलब करते हैं, तब हमारी वायु नली बंद हो जाती है और सांस नली खुली रहती है। और जब हम सांस लेते हैं
तब हमारी भोजन नली बंद हो जाती है और सांस नली खुली रहती है। ठीक है, तो भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद करता है? कहने का मतलब सांस नली और भोजन नली दोनों के बीच एक ढक्कन पाया जाता है। जो ढक्कन क्या करता है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वायु नली को बंद कर देगा, अगर आप सांस ले रहे हैं तो भोजन नली को बंद करेगा। उस ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस कहते हैं उस ढक्कन को। वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी आप बहुत जल्दी में भोजन करते हैं तो वह भोजन क्या होता है, भोजन नली में ना पहुंच के कहाँ पहुंच जाता है? श्वास नली में। और हमें क्या होती है? हिचकी आने लगती है, हिचकी आने लगती है, छींक आने लगता है। तो वह छींक आने लगता है या हिचकी आने लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं ना। क्या होता है, पानी पीने से वह भोजन नली से नीचे आ जाता है और हमें आराम मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एपिग्लॉटिस। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 29, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वास कहा जाता है? अभी हम आपको बताए हैं कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, वही क्या होता है? श्वास कहा जाता है। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो किसके विखंडन से? ग्लूकोज के विखंडन से। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? अब सुनिए, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इसीलिए वायु को क्या कहते हैं? गैसों का मिश्रण कहते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? 78%। ठीक, ऑक्सीजन पाया जाता है कितना? 21%। इन दोनों को मिला के 99% क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। बाकी 1% में अन्य गैसें पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04%। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, मतलब वायु को अंदर लेते हैं, तब वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जाती हैं सब हम अंदर लेते हैं। जिसका उपयोग होता है वह हमारे शरीर के अंदर उसका उपयोग करता है, जो उपयोग नहीं होता है वह क्या होता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। 21% ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान वायु को जब हम अंदर करते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कितना है? कितना % छोड़ते हैं? 16.4% छोड़ देते हैं। बाकी बचा कितना बचा? 4.6%। इतना जो ऑक्सीजन बचा हमारे शरीर में, यह ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारे रुधिर में, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, यह जो ऑक्सीजन इसमें बचा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड
लेते कितना है? 0.04%। छोड़ते कितना है? कितना छोड़ते हैं? 4.4%। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं? 4.4%। और नाइट्रोजन कितना छोड़ते हैं? 78%। कौन सा सही होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? अभी आपको बताए हैं। ठीक है, होती है 4.4%, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उसके अनुसार आप चलेंगे। ठीक है, 21%, 78%, 4%, 17%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? देखिए, जब मनुष्य कार्य करता है, जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक कार्य करे तो उसे आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जैसे तेजी से दौड़ लेना, साइकिल चलाना, भारी वस्तु उठाना या व्यायाम करना। इसमें जब आप करते हैं तो आप देखते हैं लंबी लंबी सांसें लेने चलते हैं, तो जितना वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है लेते हम उतना ही है, लेकिन हमें उससे अधिक की आवश्यकता होती है ये काम करने के लिए। ठीक है, तब क्या होता है? तब हमारा जो ग्लूकोज है किसमें टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज हमारा किसमें टूटेगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन की कमी, उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी किसमें टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के में टूट जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो उसको, इस लैक्टिक अम्ल को जब हमारे मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं। कहने का मतलब ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या क्या करना चाहिए? मसाज करना चाहिए। क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति के दौरान फिर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल टूट जाएगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। कीटों के पार्श्व भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों के पीछे वाले भाग में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। और गैसों का विनिमय करने के लिए, कहने का मतलब गैसों का आदान प्रदान करने के लिए एक वायु नलियों का जाल बिछा होता है। उस जाल को
क्या कहते हैं? श्वास प्रणाल कहते हैं या वातक कहते हैं। समझ में आया किसे कहते हैं? कीटों के पीछे वाले भाग में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को श्वास रंध्र कहते हैं, जो गैसों के विनिमय के लिए, कहने का मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए एक वायु नलियों का जाल बिछा होता है। इस जाल को श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वसन के लिए मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं। आप लोग को बताए हैं कि विभिन्न, जैसे मनुष्यों में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जंतुओं में भी सांस लेने के लिए क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। हाथी और शेर में भी होते हैं, गाय बकरी और सांप में भी होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? चलिए इसको ध्यान से सुनिए। अंतः श्वसन के समय जब हम सांस को अंदर लेंगे, सांस को अंदर लेंगे, हमारी फेफड़ों में क्या पाया जाता है? पसलियाँ पाई जाती हैं। एक पिंजरे जैसी संरचना पाई जाती है। और कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। 12 जोड़ मतलब 12 एक फेफड़े में और 12 दूसरे फेफड़े में। 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं जो एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती हैं। वह क्या करती है? पसलियों का कार्य होता है हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा वक्षगुहा मतलब सीना, सांस को अंदर लिए, वक्षगुहा ऊपर और बाहर की तरफ। पसलियाँ क्या होती हैं? ऊपर और बाहर की तरफ हो जाती हैं। पसलियाँ मतलब पसलियाँ क्या? वक्षगुहा हो गया। ठीक है, हमारी फेफड़ों को पसलियाँ घेरे रहती हैं, तो वही आपका पसलियाँ क्या है? वक्षगुहा में ही स्थित होती हैं। तो पसलियाँ क्या होती हैं? ऊपर और बाहर की ओर हो जाती हैं। और डायाफ्राम जो होता है वह फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, उसे मध्यपट कहते हैं, जो क्या कार्य करता है? वायु जाएगी कि वायु निकलेगी, उसको संतुलित बनाए रखता है। संतुलित बनाने का काम कौन करता है? डायाफ्राम। तो जब क्या होता है? अंतः श्वसन करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, तो हमारा वक्षगुहा ऊपर और बाहर की तरफ आ जाएगा और डायाफ्राम क्या होगा? नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा का वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। उसी प्रकार हमारा डायाफ्राम जब हुआ अंतः श्वसन करेंगे, अंतः श्वसन मतलब जब हवा को अंदर लेंगे, तब हमारा पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ और डायाफ्राम नीचे की तरफ। जब हम बाह्य श्वसन करेंगे मतलब सांस को ऊपर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तब हमारी पसलियाँ क्या होगी? नीचे की ओर और अंदर की ओर। और डायाफ्राम क्या होगा? ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है अंतः श्वसन के समय डायाफ्राम किस ओर गति करता है? अंतः श्वसन मतलब जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो डायाफ्राम किस ओर गति करेगा? नीचे की ओर। ऊपर की ओर करेगा? नहीं करेगा। आगे की ओर करेगा? पीछे की ओर? नीचे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाती है? आप लोगों को हम बताए थे कि जब लोहे को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाए तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण या यशद लेपन। यशद लेपन। जब लोहे में जंग लग जाती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए
पेंट करते हैं, गिरीस लगाते हैं या जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है, नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, ऑप्शन देखिए, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, जल के लवण का विलय होना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, जल के क्वथन पर जलवाष्प बनना, जल को गर्म करिए, जलवाष्प बन गया, भाप बन गया, भाप ठंडा होगा, पानी बन जाएगा। कौन सा परिवर्तन है? अवस्था नहीं बदली। ठीक, जल के लवण का विलय होना, जल में नमक मिला दीजिए। ठीक, फिर लवण वाले पानी को देरी तक गर्म करिए। कब तक? जब तक पानी पूरी तरीके से वाष्पीकृत ना हो जाए, और नीचे आपका नमक बच जाएगा, बच जाएगा। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। ठीक, बर्फ के गलन पर जल का बनना, बर्फ गल जाएगा, जल बन जाएगा, फिर जल को ठंडा कर दीजिए, बर्फ बन जाएगा। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, अवस्था नहीं बदली। ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम मतलब द्रव रूपी पेट्रोल को जब आप जला देंगे तो जल जाएगा, फिर क्या जला हुआ भाग फिर से द्रव पेट्रोलियम बन जाएगा? नहीं बनेगा, अवस्था बदल गई। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। अवस्था क्या होती है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है, रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ध्वनि में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, गंध में भी परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे सब्जियां जब सड़ जाती हैं तो उन सब्जियों की गंध नहीं आती है जो सड़ी हुई सब्जियों की गंध आती है, गंध बदल जाती है, बदल जाती है ना। तो गंध में परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि में परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के ध्वनियों में परिवर्तन होता है, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रंग में एक बार परिवर्तन हो जाएगा तो फिर उस रंग में नहीं ला जा सकता है। ठीक, कौन सा परिवर्तन भौतिक है? अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। कैसे? ठोस को जब आप गर्म करेंगे, कहने का मतलब बर्फ को जब आप गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? पानी। पानी को जब आप गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? वाष्प। ठीक, यह अवस्था बदल रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैस अवस्था। फिर पानी वाष्प को ठंडा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? पानी। पानी को ठंडा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। वाष्प गैस अवस्था है, उसको ठंडा कर देंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, फिर इसको ठंडा कर देंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। ठीक है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? आमाशय में। आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। मुख में। मुख में किसका पाचन होता है?
कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? मुख में होता है। बृहदांत में क्या होता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण। ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ पाचन मुंह में होता है, कुछ पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है, और पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? क्षुद्रांत या छोटी आंत में। उसी प्रकार प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से। आमाशय से स्टार्ट होता है, और पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? किस में टूट जाएगा? शर्करा में। किस में टूटेगा? शर्करा में। प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। और वसा किस में टूट जाएगा? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, तीनों का पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। इसीलिए छोटी आंत को क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइट, पूर्ण पाचन। किसको कहते हैं? क्षुद्रांत या छोटी आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है। अब देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है घटपड़ी या पीचर प्लांट। इसे कहते हैं क्या? पीचर प्लांट। यह क्या करता है? यह नाइट्रोजन जैसे कीटों को क्या करता है? अपनी पत्तियों में पकड़ लेता है, और पत्तियों में पकड़ने के बाद उसको बंद कर लेता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि इसको जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, और जब इतना नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है तो अलग अलग प्रकार के कीटों को, उनके रंग को, अपने रंग से उनको आकर्षित करता है, और जब उस पे पत्तियों पर बैठ जाती है तो वो क्या करता है? ढक्कन बंद कर लेता है और उसको खा जाता है। ठीक है। खाने के दौरान उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वह नाइट्रोजन को लेकर उसकी आपूर्ति कर लेता है, और नाइट्रोजन से उसके अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको वह पूरा कर लेता है। ठीक है। थैंक यू। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन सर सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद मैडम। देखिए, जैसे कि मैडम आपको क्लास 7 विषय साइंस के चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन करा चुकी हैं। इस क्वेश्चन को और अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए या तो एक तरीका है कि क्लास 7 का बुक खरीद लीजिए और उसको अच्छे से रीड करिए, या तो दूसरा तरीका ये है कि इसी चैनल पर आपको जस्ट आने वाले दिनों में पूरा चैप्टर वाइज बढ़िया से लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द पढ़ाया जाएगा। उसको अध्ययन करेंगे, उसको अध्ययन करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मज़ा आएगा उसको समझने में, दूसरे को समझाने में। अब बाकी हमारा नंबर है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने का। देखिए, मैथ के क्वेश्चन भी एकदम बेसिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, और आपके एनसीईआरटी के क्लास 7 से ही लिए गए हैं। 7 के लिए गए हैं ये क्वेश्चन, 7 के एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस हैं।
हाँ, जिसको आसानी से हल किया जा सकता है। अगर क्लास 6 वाला भी लड़का और अच्छे से पढ़ा है तो इसको सॉल्व कर सकता है। कुछ क्वेश्चन क्लास 6 से भी लिए गए, यानी छोटे क्लासों से लिए गए, यानी कि एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए गए। कुछ क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन को ही किताब से उठा करके यहाँ रख दिया गया है। तो इसको भी समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़िए, सीखिए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 1.05 में से 0.05 को घटाने पर क्या आएगा। सीधा सा बात है, 1.05 में से 0.05 के घटाएंगे 0 0 और 1 यानी कि 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसके साथ 0 का गुणा हो जाए तो क्या दे देता है 0। कितनी भी बड़ी संख्या, कितने बार ही संख्याएं ले लीजिए, अगर 0 इसमें कहीं से इंक्लूड हो गया, उसका गुणा कर दिया तो फाइनली उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो 0। चतुर्भुज का क्या अर्थ है, नाम से ही पता है। चतुर्भुज का अर्थ है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अगर 3 भुजाओं से आकृति बनाए तो कैसा बनेगा, त्रिभुज। 2 भुजाओं से बनी आकृति कोई आकृति ही नहीं बनेगी, यानी कोई आकृति क्लोज पाथ बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से कम भुजा लेंगे तो कोई क्लोज पाथ बनेगी, आकृति बनेगी, आकृति कुछ ना कुछ बनेगी, क्लोज आकृति मतलब बंद पाथ नहीं बनेगा। अब देखिए ये क्या, चारों तरफ से क्लोज हो गया ना, तो क्लोज पाथ बनाने के लिए हमेशा 3 साइड्स की 3 भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। 3 भुजाओं से कम भुजा है तो पाथ तो बन जाएगा, लेकिन क्लोज पाथ यानी कि बंद पाथ नहीं बनेगा। इसी प्रकार से चतुर्भुज का अर्थ क्या है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। परिसीमा क्या होती है बताइए। परिसीमा होती है अभ्यंतर। परिसीमा मतलब सीमा के अंदर, मतलब कोई मान लीजिए सर्किल है, तो सीमा के अंदर के भाग कोई लिखना हो तो क्या कहेंगे उसको, अभ्यंतर। और सीमा इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, बहिर्भाग। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, परिसीमा। परिसीमा मतलब सीमा के परे, सीमा के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, अभ्यंतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा ये लिखा है 2/5 प्लस 2 सही 3/4। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है बनाने में। ये क्वेश्चन कुछ ये लिखा है 2/5 प्लस 2 सही 3/4। तो क्या है, ये भिन्न है, साधारण भिन्न है, ये क्या है मिश्र भिन्न है। तो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न से जोड़ना है, तो पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 2/5 मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4 दूनी 8 3 11/4। अब इसमें क्या करेंगे, 4 5 चौके 20, ये एलसीएम लेंगे, ऐसे नहीं करते हैं, एलसीएम लेंगे 5 चौके 20, 4 दूनी 8 प्लस 4 5 20, 5 1 55। तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, 63/20, 63/20 यानी कि 20 तिहाई 60, दशमलव 20 इकाई 20, 20 5 3.15, 3.15 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। देखिए इसको क्या है, ये क्वेश्चन कुछ ये लिखा है 2/5 प्लस 2 से 3/5, ये साधारण भिन्न में लिखा है, ये मिश्र भिन्न में लिखा है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, दो 2.5 को भिन्न में बदलिए। 2.5 को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 2.5 ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, नीचे 10 का गुणा करेंगे। 10 का ही गुणा क्यों करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या आया है तो 1 पे 1 0 वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं।
ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2.5। तो कौन सा आंसर होगा? 5/2। 5/2 या ऑप्शन रहता है 2.5 से, ये भी सही हो जाता है। ठीक। हाँ, दो भिन्नों को जोड़ने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? क्यों भिन्न मिलेगा? देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या मिलेगा, कुछ के दिमाग में आ रहा है कि परिमेय भी मिल सकता है, भिन्न संख्या भी मिल सकता है। परिमेय मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। दो भिन्न मान लीजिए, ले लीजिए 2/5 और फिर लीजिए 3/4, सॉरी ले लीजिए 1/3 प्लस 2/3। ठीक। तो 2 1 3/3 बराबर 1, 1/1 यानी कोई भिन्न ही मिलेगा। ठीक, सही बात है। भिन्न मिलेगा वो परिमेय संख्या भी है, हालांकि नेचुरल नंबर मिला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, ये तो सही है। ठीक, परिमेय संख्या अभी तक सही है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ ले लें, √2/√3 प्लस √5/√3, ये भी परिमेय संख्या है, पर ऊपर परिमेय संख्या नीचे परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या का भाग देंगे तो भी ये क्या, सॉरी ऊपर अपरिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, और दोनों अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो फिर से क्या मिलेगा? अपरिमेय। यहाँ भी ऊपर अपरिमेय नीचे अपरिमेय, ये भी अपरिमेय मिलेगा। ठीक। अब एक अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? √2 प्लस √5/√3। दो अपरिमेय संख्या के जोड़ोगे तो फिर अपरिमेय या नीचे अपरिमेय। हाँ, तो दो फिर अपरिमेय का अपरिमेय से भाग देंगे तो फिर से अपरिमेय आ जाएगा। ठीक। अपरिमेय कुछ भी आएगा, अपरिमेय आएगा, लेकिन भिन्न तो है ना। तो भिन्न अगर कह दें तो ये पक्का सही होगा, लेकिन परिमेय कह देंगे तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ करेंगे तो अपरिमेय आ जाएगा। अपरिमेय आ जाएगा, अपरिमेय होने के साथ साथ भिन्न संख्या भी है। ठीक है। हाँ, तो भिन्न संख्या अगर हम कहते हैं तो करेक्ट आंसर होगा। अगर संख्या कह दें तो हो सकता है, उस केस में हो सकता है जब दो परिमेय संख्या को जोड़ें, जब दो परिमेय संख्या को जोड़े। तो यहाँ दो भिन्न को जोड़ने की बात किया, तो भिन्न में कुछ भी तो हो सकता है। दोनों भिन्न हो सकता है, अपरिमेय है, तो दोनों अपरिमेय जब भिन्न होंगे तो जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय मिलेगा। तो अपरिमेय मिलेगा तो भिन्न तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो परिमेय होगा? तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भिन्न संख्या। ये क्या है? n/2। ये क्या है? n/2 प्लस 3n/k, यहाँ माइनस है, n/2 माइनस 3n/k 4 प्लस 5n/k 6 बराबर 21। तो n का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये है कि इसको ऐसे लिख लीजिए, n कॉमन ले लीजिए सब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6 बराबर 21। अब क्या करेंगे? या n इन दोनों में एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 3 के 9, 6 दूनी 12 2 5 10 बराबर 21। यहाँ n हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 10 × 16, 16 में से 9 हो गया 7/के बराबर 21। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 21/के 7, 7 3 के 21, 12 3 36। तो n बराबर क्या आएगा? 36। 36 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सम अभाज्य संख्या है। देखिए क्या है, पहले जानिए अभाज्य संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं 0 और 1 को छोड़ करके, ठीक है, 0 और 1 को छोड़ करके वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे। एक से भी कट सकता है, ठीक, एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी से न कटे, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 0 और 1 को छोड़ करके, ऐसा मत कर देना कि 1 से कटता है, 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो 0 पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन तो यही है
कि 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ही हम सोचेंगे। 0 और 1 को छोड़ करके वे सभी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी दूसरे से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। 2 भी है, 2 को देखिए क्या है, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ये इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है, लेकिन इन सबसे ये अलग क्यों है? एकमात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या 2 है, हालांकि ये अभाज्य संख्या है लेकिन वो पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या, ठीक। ये सम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या है। विषम संख्या है, विषम संख्या क्या है? 13। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। -2 को 2 से काट देंगे, -4 को भी काट देंगे, दोनों सही यानी 13 सही होगा। सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -10। चूंकि माइनस लग जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक। इसमें देखो सबसे नंबर के हिसाब से देखो तो 10 सबसे बड़ा है, एक छोटा एक छोटा एक छोटा, अगर उसमें माइनस लग गया तो सबसे छोटा बन जाएगा। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि इनमें से सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, बल्कि ये कह रहा है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या। तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, ठीक है। अनंत होता है तो इनमें से कोई नहीं होगा। कुछ लोग हो सकता है कि इसको 1 मार दिए हों, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, ये नहीं पूछ रहा कि इन ऑप्शन में से कौन सबसे बड़ी धनात्मक संख्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसका आंसर देने में सहूलियत होगी। -3 और -1 में बड़ी संख्या कौन है? -1 होगा, इसमें कहने वाली बात है। देखो बड़ी और छोटी के लिए नंबर सिस्टम पे जाते हैं, संख्या रेखा पे जाते हैं, नंबर लाइन पे जाते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। कोई संख्या छोटी कब होगी? जब किसी दूसरे संख्या से बाएं तरफ होगी। कोई संख्या बड़ी, जैसे 2 1 से बड़ा है, तो बड़ा क्यों है? क्योंकि 2 1 के दाहिने तरफ है। -1, -2, -1 से छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि -2 -1 से बाएं तरफ से। कोई बाएं तरफ की संख्याएं उसके दाएं तरफ की संख्याएं से छोटी होती हैं। तो अगर संख्या रेखा पे -1 और -3 को देखेंगे तो -3 -1 से किधर है? बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है इसलिए वो छोटा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, 14, 15 और इंग्लिश के क्वेश्चन है। इसके लिए विजय आएंगे, विजय कराएंगे। आइए देखिए विजय के बारे में हम बता दें। आओ इधर, विजय के बारे में बता दें। हमारा स्टूडेंट है, पिछले साल हम किसी क्लास 10 में इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाए थे और पढ़ाने का परिणाम ये रहा कि ये जिले में स्थान बना पाया है और टॉप 8 की सूची में स्थान बना पाया है। इसको डीएम के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिसका सम्मान लेते हुए हम यूट्यूब चैनल पे छोटा सा वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इनके द्वारा हम बाकी के क्वेश्चन समझाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सर और जय हिंद। देखिए हमें उम्मीद है कि आप लोग गणित और विज्ञान के अच्छे से प्रश्न समझ गए होंगे और कल जो टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस 2 क्वेश्चन गणित में बचा हुआ है, हम उसको देखेंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन इंग्लिश में हम उसको देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 8 भुजा वाले आकृति के सभी कोणों का योगफल क्या होगा। कोई आकृति है जिसकी 8 भुजा है, हमको उसका सभी कोणों का योगफल बताना है। देखिए इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र ये है n-2 इंटू 180। यहाँ पर 180 क्या है? देखिए मतलब ये एक सूत्र है, ठीक है। 180, ये 180 क्या है? त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल है।
और यहाँ पर यन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जहां यन क्या है, यन भुजाओं की संख्या है, ठीक है, यन भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी दी है, भुजाओं की संख्या हमसे 8 पूछी है, हम यहाँ पे यन की जगह पर 8 करेंगे, 8 माइनस 2 गुणे 180, बस 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 6 गुणे 180 करेंगे तो आ जाएगा 1080 आ जाएगा, 1080 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अवतल चतुर्भुज तथा उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होगा। ऑप्शन में है असमान, समान होगा, हाँ 14 का डी सही होगा, इसको बताएं। देखिए 14 का डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अवतल चतुर्भुज तथा उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होगा। असमान होगा कि समान होगा या कुछ भी हो सकता है कि 180 अंश होगा। लेकिन पहले तो समझते हैं अवतल चतुर्भुज क्या होता है और उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। अवतल चतुर्भुज जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं आयत और एक 2 3 4, देखिए एक ये आकृति है, एक ये आकृति है। पहली बात की 4 भुजा दोनों में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजा है। हम इसको कहेंगे ये अवतल चतुर्भुज है, ये उत्तल चतुर्भुज है। अब उत्तल चतुर्भुज हम इसको क्यों कहेंगे, देखिए इसमें जितने भी विकर्ण बनेंगे, इसमें 2 विकर्ण बनेंगे। अब दोनों विकर्ण क्या बनेंगे, आकृति के अभ्यंतर बनेंगे, मतलब आकृति के अंदर वाले भाग में बनेंगे। अब देखिए, अब जो ये वाला आकृति है इसमें कोई ना कोई कोण, मतलब कोई ना कोई विकर्ण जो है आकृति के बहिर् भाग में बनेगा, मतलब आकृति के बाहर बनेगा। जब आकृति के बाहर बनेगा तो हम उसको कहेंगे अवतल। देखिए इसका जो विकर्ण यहाँ पर बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे A B C D दे दीजिए, तो A और C क्या है, एक विकर्ण है और एक विकर्ण ये भी है। अब इसका विकर्ण देखिए सब अंदर बना है, इसका विकर्ण एक बाहर बना है। और दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि इसमें कोई भी कोण आपको 180 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, जितना भी कोण मिलेगा 90 का मिलेगा। मतलब इसमें कोई भी कोण 180 के बराबर या फिर उससे अधिक नहीं होगा। और इसमें देखिए इसका ये देखिए डी वाले का, अगर हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक का कोण बन जाएगा। तो अवतल चतुर्भुज को समझने के लिए उसमें कोई न कोई कोण 180 अंश या उससे अधिक का बनेगा, और उत्तल में कोई भी कोण 180 अंश का नहीं बनेगा, नहीं उससे अधिक का बनेगा। और दूसरी कि विकर्ण सभी अंदर बनेंगे, इसमें कोई न कोई विकर्ण बाहर बनेगा। अब देखिए ये तो बस समझने के लिए हो गया उत्तल अवतल होता क्या है। लेकिन यहाँ पर पूछा है चतुर्भुज के कोणों का योग होगा। जब 4 भुजा है तो हम जानते हैं कि 4 भुजा वाली कोई भी आकृति हो तो सभी के कोणों का योग 360 अंश होता है। इसका भी सभी कोणों का योग 360 होगा, इसका भी 360 होगा, तो मतलब समान होगा ना, तो समान होगा। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश के प्रश्न पे। इंग्लिश का पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल, मतलब कि सही वर्तनी चुनिए। इसमें से आपको शब्द वर्ड दिए गए हैं, इसमें से 3 वर्ड गलत हैं, 1 वर्ड सही है, आपको उसको पहचानना है। देखिए कैलेंडर लिखा है, अब कैलेंडर कौन सा स्पेलिंग सही हमको ये पहचानना है, मतलब स्पेल मतलब हमको वर्तनी पहचाननी है। तो कैलेंडर CALENDER ये तो होता नहीं है, CALENDAR ये ठीक है। अब इसको देखिए DOR ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एंटोनिमी ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब होता है निकास। हमको आउटफ्लो का एंटोनिमी पूछा है। एंटोनिमी मतलब होता है विलोम, तो इसका विलोम क्या होगा, निकास। कम होगा, कम नहीं होगा। इनफ्लक्स, देखिए इनफ्लक्स द करेक्ट आंसर। इनफ्लक्स मतलब होता है जब निकल रहे हैं तो अंदर आएंगे, अब निकलने के उल्टा अंदर आना, मतलब निकास का प्रवेश करना, तो वही इसका होगा इनफ्लक्स। और काउशन मतलब होता है चेतावनी देना, ई नहीं होगा, इनफ्लो भी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द करेक्ट स्पेल। इस पे भी वही है, आपको सही वर्तनी पहचाननी है। सरप्राइज शब्द है, आपको सरप्राइज शब्द का करेक्ट वर्ड पहचानना है। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, देखिए SURPRISE होगा या SUPRISE होगा, ये तो है, ये नहीं है। फिर C है SAR, ये भी नहीं है। SURPRISE यहाँ पर प्राइज वो पैसे वाला आ गया, ये भी है नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित या फिर आश्चर्यजनक। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एंटोनिमी ऑफ मैसिव। मैसिव मतलब होता है भारी, कोई चीज भारी तो हम उसको मैसिव कहते हैं। और हमको इसका विलोम पहचानना है। स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, ये तो नहीं है।
मिल्ड मतलब होता है हल्का, हल्का भी नहीं है। टीनी, टीनी मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टीनी। देखिए मिल्ड मतलब होता है हल्का, लेकिन हर एक शब्द का अलग अलग हो सकता है एंटोनिमी। अब इसका एंटोनिमी ये भी हो सकता है, मिल्ड मतलब हल्का, भारी का हल्का, लेकिन भारी का मतलब छोटा होगा। टीनी मतलब होता है छोटा, तो इसका करेक्ट जो एंटोनिमी होगा टीनी होगा। स्मॉल मतलब छोटा, ये नहीं होगा, स्मॉल का बिग हो जाएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट स्पेल। इसमें भी आपको वही बताना है जो आपने ऊपर बताया, लेकिन बस शब्द अलग है। 12th, हम 12th बोलते हैं, 11th बोलते हैं, 10th बोलते हैं। अब 12th का जो सही में मीनिंग है वो ये नहीं है। कुछ बच्चे ये मारे हैं, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होता है 12th। देखिए इसमें यफ भी है, ये गलत नहीं, इसमें जो यफ होता है साइलेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। यहाँ पर 12था लिखा है, यहाँ पर 12th है लिखे हैं, ये भी नहीं ठीक है। 12th ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल। इसमें भी वही आपको सही वर्तनी पहचाननी है। अब सही वर्तनी में देखिए वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब होता है बुधवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार, इंग्लिश में होता है वेडनेसडे। इसका इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है? WEDNAS, ये नहीं होगा। WEDNS, ये भी नहीं होगा। WESNES, ये भी नहीं होगा। WEDNESDY, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है एंटोनिमी ऑफ फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्र, मैत्रीपूर्ण। अब इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब उल्टा, मतलब विलोम। इसका विलोम देखिए होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुता, मतलब शत्रुतापूर्ण, ठीक है, मतलब दुश्मन जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है एंटोनिमी ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, आपको यही करना है, कंपल्सरी है। और इसका मतलब फिर इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शनल। आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए, आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। तो ऑप्शनल मतलब होता है वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक, अपने इच्छा अनुसार कोई भी चूज कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का है चूज द करेक्ट स्पेल। इसमें भी आपको वही बताना है सही वर्तनी। सही वर्तनी में टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, कल। एक होता है बीता वाला कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता वाला कल, आने वाला कल मतलब टुमारो। TOMMOROW, ये भी नहीं है। TOMORROW, देखिए ऑप्शन नहीं और ऑप्शन सी एक ही हो गया है। TOMORROW, TOMORROW और TOMMOR, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी भी ठीक है और ऑप्शन ए भी ठीक है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल। आपको इसमें से सही वर्तनी पहचाननी है। फरवरी, फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है? जनवरी, फरवरी। अक्सर लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। देखिए इसका मीनिंग FEBRURY, ये नहीं होगा। FEBUARY, ये भी नहीं होगा। FEBAURY, ये भी नहीं होगा। FEBRUARY, इसका सही उच्चार होता है फरवरी, फरवरी। और जनवरी का स्पेलिंग होता है JANUARY, जनवरी, ठीक है। जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इधर साइंस तो मैम ने करा दिया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।